एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। जैसे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आइए 100 का सेट, तो आज आपके लिए मैं 100 क्वेश्चंस का सेट लेके आई हूँ। ऑलरेडी अगर आप नहीं देगी तो ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस हम सिलेबस से कर चुके हैं, एज वेल एज 20 क्वेश्चन हम रेलवे स्टैब्लिशमेंट रूल के कर चुके हैं, और आज फिर से हम 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। देन आपको पता है कि ये जो हमारा पूरा सिलेबस है, जो भी प्रोफेशनल डोमेन है उसका पूरा सिलेबस है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर वर्कमैन आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल। मैंने फिर भी कहा है इंडस्ट्री डिस्प्यूट को आपको क्या करना है, जितने भी 5 शेड्यूल है उनको रट लो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या आता था बच्चे, उसमें आते थे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सेकेंड शेड्यूल में आता था हमारा लेबर कोड। थर्ड शेड्यूल में इंडस्ट्री नेशनल ट्रिब्यूनल। फोर्थ शेड्यूल में नोटिस ऑफ चेंज जो 21 डे का देना पड़ता था। यस, फिफ्थ शेड्यूल में आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ओके, then come to the question number 2. What is the current statutory wage ceiling per month or for the mandatory coverage under the Payment of Wages Act 1936? तो अब इसने क्या बोला कि कितना है पेमेंट वेजेस। तो प्लीज अच्छे से याद रखना कि इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो होता है वो पेमेंट वेजेस 24,000 है, ठीक है। और जो हमारा ईएसआई होता है, ईएसआई के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के लिए कितना है हमारा 21,000 है। ओके, एंड 15,000 हमारा किसके लिए होता है, हमारा होता है पीएफ के लिए। ओके, वेज सीलिंग लिमिट। और 25,000 होता है कि ईएसआई जो डिसेबिलिटी है उनका 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यस, पेमेंट और वेजेस एक्ट की जो लिमिटेशन है वो है 24,000, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें सारा वेज सीलिंग आपको सबकी याद रखनी है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 हाउ इज द 15-day वेज फॉर द पीस रेटेड और मंथली रेटेड एम्प्लॉय कैलकुलेटेड। तो अब इसने क्या बोला है कि हमें ये बता रहा है कि क्या डिनोमिनेटर यूज करना है, ठीक है। इतना इसने बोला है। तो यस याद रखिएगा, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा करते हैं डिवाइडेड बाई 26। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो मंथ है वो 26 वर्किंग डे माना जाता है, क्योंकि जो 4 होते हैं वो हमारे संडे होते हैं, या कोई भी हमारा गवर्नमेंट में नोटिस निकलता है कि मंडे ऑफ है, ये भी हो, तो 4 दिन का तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। Then come to the question number 4. Under the Maternity Benefit Amendment Act 2017, a crèche facility is mandatory for the establishment employing at least how many employee। तो अब इन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करी है, ठीक है। तो कितने के पे आपको क्रेच फैसिलिटी मिलती है, तो याद रखना कितने पे मिलती है, 50 इंप्लॉय पे मिलती है। अगर आपकी कंपनी में 50 इंप्लॉय है तो आपको क्रेच होता है, जब बेबी छोटे छोटे होते हैं ना उनकी केयरिंग करने के लिए, उनको रेस्ट मदर को फीडिंग कराने के लिए, ये जो हमारा होता है वो क्रेच होता है। देन अच्छा, और 30 कहाँ पे था, कंफ्यूज मत होना, 30 था हमारा फैक्ट्री एक्ट में। अगर विमेन होंगी 30 से ज्यादा अगर विमेन होंगी तो आपको क्रेच फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो यस, जो हमारा सेक्शन ने बोला। और एक और, विमेन को कितना अलाउड है, 4 विजिट अ डे, 4 बार वो विजिट कर सकती है अपने बेबी के पास। Then come to the question number 5. Under the Factory Act 1948, providing a canteen is mandatory if the number of worker ordinary employees more than। तो अब फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग कितने अगर आपके वर्कमैन होंगे, कितने से ज्यादा होंगे तब आप कैंटीन प्रोवाइड करोगे। तो आपको पता है कितने होंगे, 250, ठीक है। देखो 150 पे आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट एड बॉक्स दे रहे थे, 250 पे आपको कैंटीन दे रहे हैं, 500 पे आप क्या कर रहे हो, 500 पे वेलफेयर ऑफिसर है, 100 पे 1000 पे आपका सेफ्टी ऑफिसर है। तो आप ना सारे देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 150 पे रेस्ट रूम भी प्रोवाइड है, फर्स्ट एड बॉक्स भी प्रोवाइडेड है। तो ये जो चीजें आपको जितने भी ऑप्शन है सबका न्यूमेरिकल देखो कि कितना आपको ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। Then come to the question number 6. Under the ESI Act 1948, what is the current rate of employee contribution as the percentage of wages? तो अब इन्होंने क्या बोला कि करंट रेट क्या है एम्प्लॉयर की। तो आपको पता है टोटल कितना होता है, 4 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। टोटल 4 है तो 4.75 भी नहीं होगा, तो ये कितना है 3.25, ठीक है। और एम्प्लॉय का याद रखिएगा 0.75 होता है, 1.75 नहीं होता, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। तो ये हमारा होगा बी आंसर। ओके, टोटल 4 होगा, उसमें 3.25 हमारा एम्प्लॉयर देगा और 0.75 हमारे कौन देगी, एम्प्लॉइंग देगी।
Then come to the question number 7. Out of 12% employer contribution under the Employee Provident Fund Act, how much percentage directed toward the employee pension scheme? अब उन्होंने बोला कि जैसे employer है, देखो employee ने 12% गया है डायरेक्ट पीएफ अकाउंट में गया है, अब employer का कहाँ जाएगा 12%? तो आपको पता है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। 3.67 कहाँ जाएगा? पीएफ अकाउंट में जाएगा, और 8.33 कहाँ जाएगा? पेंशन स्कीम में जाएगा। और याद रखना कितना करता है? 12% करता है। और जो हमारी सिक इंडस्ट्री है, ब्रिक हो गया, जूट हो गया, वहां पे 10% है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन है, अब आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आप सारे जितने भी ऑप्शन है सबके आंसर निकाल सकते हो। Then come to the question number 8. To apply a trade union registration, minimum number of member must be 7 or at least what percentage of total worker? तो yes, आपको पता है 7 तो होनी चाहिए, 10% ऑफ वर्कर और 100 विच एवर इज लेस होगा तो वहां पे हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। ओके, तो यस। Then come to the question number 9. The Industrial Employment Standing Order Act 1946 apply to every industry establishment employee. तो इंडस्ट्री जो एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर है कहाँ पे अप्लाई होता है? तो कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपके 100 और मोर वर्कर होते हैं वहां पे ये अप्लाइड होगा। याद रखना, अभी इंडस्ट्री रिलेशन कोड आया, उसकी अब यहाँ पे कितने हो गए? 300 हो गए। ठीक है, तो देखो 100 मोर वर्कर में वहां पर हो सकता है, अगर गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन देखें आप इसकी लिमिट को डाउन भी कर सकते हो। ओके, 100 याद रखना। Then come to the question number 10. Under the section 3 of the Industry Dispute Act 1947, the appropriate government may require an employer to constitute a work committee if they employ. अब इन्होंने बोला कि वर्क कमिटी कब कंस्टिट्यूट करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन 3, यहाँ से ये चीज याद करो। देन 100 और उससे ज्यादा वर्कमैन होंगे तब आप वर्क कमिटी करोगे। ठीक है, then come to the question number 11. The principle of set on set off of allocable surplus detailed under the section of payment of bonus act. अब इन्होंने बोला देखो ये बहुत जरूरी है सेक्शन, सेट ऑन सेट ऑफ की पूछा है तो यस ये सारी डिटेलिंग हमारे किसके अंदर होती है? सेक्शन 15 के अंदर होती है। और सेक्शन 15 क्या कहता है कि सेट ऑन सेट ऑफ मैकेनिज्म। सेट ऑन समझते हो ना, अगर आपकी कंपनी ने सपोज करो मिनिमम 8.33 होता है, मैक्सिमम आपका 20% होता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसे फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, तो जो सरप्लस है उसे अलाउड कर देगी नेक्स्ट कंटिन्यूस मैक्स टू मैक्स 4 ईयर के लिए रहता है। ऐसे ही अगर आपका डिफिसिट है, अगर आप लॉस में, अलोकेबल सरप्लस आपके माइनस में, तो आपको 8.33% तो देना पड़ेगा। तो अब उसको भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देगी अगले साल के लिए, लेकिन आपको बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, वो अमाउंट कर देगी। Then come to the question number 12. Under the Minimum Wages Act 1948, if a worker work beyond the normal hours, overtime must be paid at what rate? तो अब मैंने आपको बता दिया मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कर रहा है, तो अब उन्होंने क्या ओवर टाइम क्या रेट होता है? ये हमारे ज्यादातर सबका कितना होता है? ट्वाइस एज द ऑर्डनरी रेट है। याद रखना एग्रीकल्चर का हमारा 1.5 टाइम था ऑर्डनरी रेट का, लेकिन वैसे हमारा नॉर्मल आर्ट्स में हमारा 2 टाइम्स रहता है। ओके, Then come to the question number 13. Under the Mines Act 1952, for the worker below ground, annual leave with the wages earned at the rate of 1 day of every. तो अब आपको पता है कि क्या बोल रहा है? below the ground बोल रहा है। अगर ये above ground होता तो कितना होता? 20 डी। अगर 20 डेज में एक दिन की उसे लीव मिलती, अगर below the ground है तो 15 डे ऑफ वर्क करेगा तो एक दिन की लीव मिलेगी। और चाइल्ड को भी फैक्ट्री एक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा तो 15 दिन काम करने पे एक दिन की लीव मिलती है। ठीक है, come to the question number 14. Under the Employee Compensation Act 1923, no compensation is payable for temporary disablement if the injury does not disable the workman for more than. तो अगर उन्होंने बोला कि कंपनसेशन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि कितने दिन से अगर कम होगा तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला अगर 3 दिन से कम हुआ तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कोई भी इंजरी होगी लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा की नहीं है तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा 3 डे या 72 आवर्स बोल सकते हो। ओके, Then come to the question number 15. Under the new Occupational Safety Health Working Condition Code 2020, threshold premises with the power to be define the factory. याद रखना पावर के संग हमारे फैक्ट्री एक्ट की बात करूं तो वहां पे कितने थे? 10 थे। ठीक है, विद पावर, विदाउट पावर कितने थे? 20 थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका डबल हो गया है। अब विद द पावर हमारे कितने हो गए? 20 हो गए, और विदाउट द एड ऑफ पावर हमारे हो गए 40। अब ये पूछ किसकी रहा है? विद पावर, तो विद पावर होगा हमारा 20 वर्कर। ठीक है, इस तरीके से।
Then come to the question number 16. Under the RTI Act 2005, if the request information concern the life of liberty person, देखो वैसे तो 30 डेज का टाइम मिलता है, अगर किसी की लाइफ ऑफ लिबर्टी का टाइम है तो आपको कितना मिलेगा, 48 आवर्स ऑफ वर्क मिलेगा, याद रखना। वैसे हमारा 30 डेज का टाइम होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तहत, ओके। Then come to the question number 17. What is the maximum entry age to join the national pension system as per the revised प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन? तो अब इन्होंने क्या मैक्सिमम एंट्री एज क्या है कि अब मैक्सिमम क्या एज होगी, तो अब आपको पता है 70 ईयर्स हो गई है, ठीक है। पहले हमारी 65 थी, लेकिन अब आपका 18 साल से 70 ईयर्स हो गया, ओके। देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन ऑफिस MS ऑफिस एप्लीकेशन लाइक अ वर्ड एक्सेल विच फंक्शन की स्टैंडर्ड शॉर्टकट टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स? अगर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स करना है तो याद रखना F12 होता है, ठीक है। तो देखो F12 क्या यूनिवर्सल शॉर्टकट है सेव एज डायलॉग बॉक्स, और F7 याद रखना है स्पेल चेक का, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर अ वॉलेटाइल मेमोरी? अब देखो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कैसी है, याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, जो कि हमारा बायोसिस में परफॉर्म करते हैं, बूटिंग सिस्टम होता है उसके लिए जरूरत होती है, हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ओके। Then come to the question number 20. Under the Section 9A Industry Dispute Act 1947, how many day notice must be employee give before making a change condition services? याद रखना हमें कितने दिन का नोटिस देना है, 21 डे का नोटिस करना है। कौन से शेड्यूल में? ये हमारे 4th शेड्यूल में, ठीक है। Then come to the question number 21. Under the Section 33 of the Industry Dispute Act 1947, what is the maximum percentage of total trade union member that can be recognized as a protected workman? अब देखो protected workman का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, तो उन्होंने बोला कितने परसेंट होते हैं, 1%, याद रखना 1% है। मिनिमम जो होते हैं हमारे 5 है और मैक्सिमम 100 है, ठीक है। कैसे भी वो आपसे पूछ सकता है, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, इनको आप परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर इनकी आपको सर्विसेज चेंज करनी है, कंडीशन सर्विसेज चेंज करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कहलाते हैं हमारे प्रोटेक्टेड वर्कमैन, जो कि ऑफिस वेयर होते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अलाउ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कंस्टिट्यूट सेपरेट फंड? मैंने आपको बताया पॉलिटिकल फंड कौन से सेक्शन में, जनरल फंड कौन से सेक्शन में, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो यस, जो आपका पॉलिटिकल फंड है वो कौन से में, वो आता है हमारा सेक्शन 16 में, और जो हमारा जनरल फंड है वो हमारा आता है सेक्शन 15 में। इन दोनों सेक्शंस को तो आप याद कर लेना। पॉलिटिकल फंड याद रखना ये वॉलेंट्री होता है, कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप पॉलिटिकल फंड नहीं दिया तो आपको ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, अंडर द इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कैन नॉट बी नॉर्मली बी मॉडिफाइड हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेक इन ऑपरेशन? मैंने आपको बताया था 6 मंथ तक आप उस स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रीज, इसे फ्रीजिंग भी बोलते हैं। अगर हो सकता है कि दोनों का हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अग्रीमेंट हो तो कंसीडर है, अदरवाइज आपका 6 मंथ तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कौन सा कह रहा है हमारा, सेक्शन 10 कह रहा है, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 24. क्या कह रहा है, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हाउ मच लीव विद वेजेस अलाउड इन केस ऑफ मिस कैरेज? तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका मिस कैरेज होता है तो आप 6 वीक का लीव ले सकते हो, ठीक है, जिस दिन से मिस कैरेज हुआ है उस टाइम से। Then come to the question number 25. Under the Employee Compensation Act 1923, what is the current maximum amount payable to employer for funeral expenses if an employee dies? अब इसने बोला मैक्सिमम अमाउंट बोला है, ठीक है। तो देखो आप 5000 था हमारा, जब आप 2020 में जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारे मैक्स टू मैक्स, तो आप कितना हो गया, 15000 हो गया, याद रखना। बहुत ज्यादा जगह पे आपको 5000 मिलेगा। अगर उसने बोला कि कितना है, अगर उसमें 15,000 का ऑप्शन नहीं है तो आप 5000 ही लगा के आओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे 15,000 का भी है और उसने बोला है कि करंट मैक्सिमम, करंट अगर शब्द है तो आप 15,000 लगाना, मैक्सिमम 15,000 दे सकते हो। Then come to the question number 26. Under the Employee Provident Fund Act 1952, the employer contribution toward the employee deposit link insurance scheme, what percentage of wages? तो आपको पता है कि इंश्योरेंस स्कीम में आप कितना देते हो उसको, एम्प्लॉय कितना देता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि एम्प्लॉय कुछ भी नहीं देता, एम्प्लॉय 0 देता है, ठीक है।
कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं है, और सिर्फ वो देता है हमारा 0.50, ठीक है, एम्प्लॉयर देता है 0.50, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं देता, जो इसका मिनिमम 2.5 लाख, मैक्सिमम 7 लाख है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 व्हाट इज द मैक्सिमम रिडक्शन लिमिट, रिडक्शन इंक्लूड द पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आ गया तो 75% है, अगर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हमारा 50% है, ठीक है, तो यस ये चीज है। Then come to the question number 28. Claim for the payment less than minimum wages must be presented to the authority within how many months from the date they become payable. तो उन्होंने कोई क्लेम कर रहे हो मिनिमम वेजेस का, ठीक है, तो ये 6 मंथ का याद है, पेमेंट ऑफ वेजेस का 12 मंथ का है, तो ये छोटी छोटी चीज है ना, तो उसे आप याद रखते हो। तो मिनिमम वेजेस में एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ, जब से आपको वेज मिला है ना उसके 6 मंथ के अंदर आपका वो होगा, ठीक है, अपील कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। देन अगर पेमेंट वेजेस में आपका कितना था, 12 मंथ्स का था। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 द एम्प्लॉयर मस्ट लीगली पे द बोनस विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो आपको पता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हम कितना 8 मंथ, ठीक है, जैसे आपकी अकाउंटिंग ईयर हो गई, क्लोज हो गई, उसके विद इन 8 मंथ आपको क्या करना है, आपको बोनस प्रोवाइड कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 वुमेन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द वर्किंग इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स। तो याद रखिएगा वो हर उसमें फैक्ट्री में प्रोहिबिटेड है बस 6 AM to 7 PM, ठीक है, अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेते तो मैक्स टू मैक्स 10 PM हो जाता है, लेकिन जो उनका आर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। तो उन्होंने बोला कि अलाउड है किसी भी फैक्ट्री में सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। Then come to the question number 31. क्या कह रहा है 31? According to the Mines Act 1952, what is the absolute minimum age for person employed the mine above or below the ground? याद रखना इसमें आपके यंग, अडल्ट सब बैन है, जब तक आपकी 18 साल की एज कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक आप काम नहीं कर सकते हो माइंस एक्ट में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 18 ईयर, जैसे फैक्ट्री एक्ट में है ना आप चाइल्ड है, अडल्ट है, लेकिन इसमें 18 ईयर कंप्लीट है आपका एज होना जरूरी है। Then come to the question number 32. Under the RTI Act 2005, what is the time limit for filling a second appellate information commission against the decision of first appellate authority? तो याद रखना 90। देखो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का क्या रहता है, PIO को 30 दिन के टाइम होता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर। अगर आपने वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी के पास जाता है, जो हाई रैंक होता है डिपार्टमेंट का, उसमें 60 दिन का टाइम होता है। देन उसके बाद वो जाता है सेकेंड अपीलिएट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो 90 डे का जब से उसे एक्चुअली में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है जब से। Then come to the question number 33. In the national pension system, what is the mandatory lock-in period for the tier second account? तो पहले तो बात मैं बता दूं, mandatory locking period होता ही नहीं है, ठीक है, टायर सेकंड में तो नो होगा, याद रखना। और टायर 1 में यस लॉक पीरियड होता है टिल द एज ऑफ 60। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करे तो प्लीज इन क्वेश्चन में आपको ट्रैप नहीं होना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 34? हमारा कह रहा है इन MS वर्ड विच कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट मैनुअल पेज ब्रेक। अब देखो ये PYQ में भी आया था कि मैनुअल पेज ब्रेक का, तो यस कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है, कंट्रोल एंटर फोर्स करता है कि यस न्यू पेज आ जाए हमारा, और शिफ्ट एंटर क्या करता है, ब्रेक विदाउट द स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ, ठीक है, तो यूज फॉर ए सॉफ्ट लाइन बिना किसी पैराग्राफ को ब्रेक करे हुए वो उसी में ऐड रहता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 35? इन कंप्यूटिंग नेटवर्किंग एंड IPv4 एड्रेस कंपोज हाउ मेनी बिट्स। तो याद रखना IPv जो 4 है उसमें हमारा कितना है, 32 बिट्स है, जो कि बहुत ओल्ड हो गया है, ठीक है। अब हमारा कौन सा आ गया, IPv6 आ गया, जिसमें हमारी कितनी है, 128 बिट्स होती हैं। Then come to the question number 36. Which of the new labor code 2020 introduced provision and fund especially for the gig worker, platform worker for the first time? तो याद रखना जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ना, उसने ही हमारा गिग वर्कर, ठीक है, तो याद रखना कि सोशल सिक्योरिटी में आया है प्रोविजन की यस गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना है। कौन करेगा, एग्रीगेटर, जूमर, आपके जोमेटो हो गए, आपके उबर्स के हो गए, उनका 1 to 2% के बीच में एनुअल टर्नओवर के बीच में आपको जमा करना पड़ेगा, और मैक्स टू मैक्स 5% जो आप वर्कर को दे रहे हो ना वेजेस, उसका 5%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बर्डन आ जाएगा। तो यस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने गिग वर्कर इनके लिए वेलफेयर स्कीम टारगेट करी। Then come to the question number 37.
ए नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट फॉर मोर देन 5 year सर्विसेज इंटायर हाउ मेनी सेट ऑफ प्रिविलेजेस पास इन कैलेंडर ईयर। अब इसने क्या किया, प्रिविलेजेस पास, तो याद रखना 3 सेट्स है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई 5 साल से ज्यादा सर्विसेज कर रहा है तो उसको 3 सेट्स मिलेगा। देन अगर कोई 5 साल से कम है तो उसको 1 सेट मिलेगा, प्रिविलेजेस पास का मिलेगा। ओके, तो नॉन गेजेटेड स्टाफ है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का है, अगर लेस देन 5 ईयर है तो उसे क्या मिलेगा, 1 सेट मिलेगा, ठीक है। 5 साल से अगर ज्यादा है तो उसे 3 सेट मिलेंगे, और हमेशा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होगा वो हमारा 4 सेट ही मिलेगा, हमेशा 4 सेट मिलेंगे, ठीक है, जिनमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है। Then come to the question number 38. How many day leave of half average pay are credited to railway employee account in a full accounting years? अब उन्होंने बोला कि कितनी लीव, आपकी जो लीव ऑन हाफ एवरेज पे है, कितना आप फुल कैलेंडर ईयर में उन्हें क्रेडिट कर सकते हो, तो याद रखना 20 डे, ठीक है, 20 डेज का है। 10 डे आपका 1 जनवरी, ऑन 10 डे ऑन द 1 जुलाई, ठीक है, टोटलिंग आपका 20 डे पर ईयर है। Then come to the question number 39. Under the Industrial Dispute Act 1947, any person employed in public utility service cannot go on strike without the giving notice on employee within the how many week before the striking. तो याद रखना 6 वीक का है, ठीक है, 6 वीक का उसे नोटिस देना ही पड़ेगा, उससे पहले वो बिना नोटिस करे वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केस में, जो कि शेड्यूल 1 में आती है। Then come to the question number 40. Under the Payment of Gratuity Act, if an employee is terminated for the act of causing damage to the employer property, तो their gratuity is wholly fortified automatically नहीं, अगर जितना उसका डैमेज हुआ ना बस उतना ही प्रोपोर्शन उसका डिडक्ट होगा। तो यस, जितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ उसी के बेसिस पर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, तो बी है हमारा। अगर सपोज करो कोई अप्लाई हुआ वारंट वेवियर है या मोरल ट्रिब्यूट में इन्वॉल्व है, तो उसका पूरा जो ग्रेचुटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। Then come to the question number 41. Under the section 25F, the Industrial Dispute Act 1947, retrenchment compensation is equivalent how many day of average pay for every completed year of continuous services. तो याद रखना कितना है, 15 days, ठीक है। तो 25 में कह रहा है कि कंपनसेशन आपको कितना मिलेगा, 15 डे ऑफ एवरेज पे, जितनी आपने कंटिन्यूस सर्विस ईयर कर चुकी हैं, एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ है तो 1 ईयर काउंट होगा, तो आपको 15 डे का एवरेज पे प्रोवाइड होगा। रिट्रेचमेंट सारे बच्चों को पता है, जब आपको कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट और सुपर एनुएशन वॉलंटरी को छोड़ के अगर आप कोई एम्प्लॉय निकलता है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का परमानेंटली निकालते हो तो उसे हम रिट्रेचमेंट बोलते हैं। अगर आपकी कंपनी को डाउन साइजिंग करना है या सरप्लस ज्यादा हो गए तो आपको रिट्रेचमेंट करना पड़ता है। Then come to the question number 42. क्या कह रहा है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज एन एम्प्लॉय पर्सन सेल नॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ देयर वेजेस। याद रखना टोटल अमाउंट ऑफ फाइन आप 3% से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, 3% ऑफ वेजेस से ज्यादा आप नहीं डिडक्ट कर सकते फाइन को। Then come to the question number 43. क्या कह रहा है हमारा, for the seasonal establishment under the payment of gratuity act 1972, gratuity is payable at the rate of how many day wage of each season is work. अब यहाँ पे क्या आ गया, सीजन के बेसिस पे, देखो नॉर्मल के बेसिस पे कितना था, 15 था, ठीक है, 15/26, सीजन के बेसिस पे याद रखना 7 डे है, ठीक है, तो हमारा 7 डे वेज पर पर्सन। Then come to the question number 44. Under the Maternity Benefit Act 1961, when must be maternity benefit for the period preceding the expected delivery to pay the women after delivery is complete in advance upon the production of proof of pregnancy within 48 hours returning the work at the end of no, आपको एडवांस में ही उसको बेनिफिट देने पड़ते हैं और जो भी आपका प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। तो याद रखना ऐसा नहीं कि उसको डिलीवरी होगा जब आपको बेनिफिट दोगे, नहीं, ना 48 आवर्स से वो वर्क हो जाए ना उसका 26, आपको एडवांस में ही उसको पे करना है। Then come to the question number 45. What is the maximum duration of which standard sickness benefit claim under the ESI Act in 2 consecutive benefit period? अभी मैंने आपको बताया 91 डे मैक्सिमम जो होता है आपका इस एक्ट में इंटाइटल है सिकनेस बेनिफिट ले सकता है 91 डे इन एनी 2 consecutive benefit period और 70% उसको एवरेज डेली वेजेस का मिलेगा। ओके,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज जनरली एप्लीकेबल टू द फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय एट लीस्ट। तो आपको पता है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट की जहां बात है वहां हमारे कितने होने चाहिए, वहां पे हमारे होने चाहिए 20 और मोर %। ठीक है, तो वहां पे वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप डाउन करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, देन उससे और उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, तो यस, ये कहाँ पे और कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 1। जो भी फैक्ट्री ये जो इंडस्ट्री दे रखी है वो हमारे शेड्यूल 1 में दे रखी है, उनके बेसिस पे आपका 20 का है। अच्छा, 100 का कहाँ था, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे 10% जहाँ एलिजिबल होते हैं वहां पे कौन सा एक्ट लगता है, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इफ अ एम्प्लॉय डिफॉल्ट टू पे कंपनसेशन ड्यू अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट विद इन द 1 मंथ दे मे फेस अ पेनल्टी अप टू। अगर सपोज करो 1 मंथ का उसे टाइम दिया जाता है कि 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, कंपनसेशन देना है। अगर वो फेल हो जाता है तो अब उसको क्या करना है, तो उसको कितना पेनल्टी कितने परसेंटेज तक एरियर तक मिलता है, तो कितने परसेंट तक मिलता है उसको, 50%, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो ये बोलता है अनजस्टिफाइड डिले एक्सीडिंग 1 मंथ, कोई इसका रीजन नहीं है, आप जानबूझ के करो तो कमिश्नर क्या करता है कि पेनल्टी, पर याद रखना 50% एरियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 48, क्या कह रहा है हमारा 48 क्वेश्चन, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी इफ द नंबर ऑफ वर्कर ऑर्डनरी। तो सेफ्टी ऑफिसर आपको पता है ये हमारा होता है 1000 का, देन वेलफेयर ऑफिसर होता है हमारा 500 का। तो सेफ्टी ऑफिसर कौन से सेक्शन के अंदर है, 40B। ठीक है, और वेलफेयर ऑफिसर कौन से सेक्शन के अंदर है, 49। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे हमारा 1000 है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन 49, अंडर द माइंस एक्ट 1952 द एम्प्लॉयमेंट वुमेन इन एनी पार्ट ऑफ माइन विच इज द ब्लो ग्राउंड अलाउड एंड डबल पे, अलाउड ओनली मैनेजर रोल्स, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। याद रखना बिलो द ग्राउंड वुमेन हमारी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, चाइल्ड और वीमेन। तो यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। Then come to the question number 50. In a committee appointment, under the Minimum Wages Act 1948, independent persons shall not exceed what proportion of the total number of member। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं ना, वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल नंबर से। तो यस, वो हमारे 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना 1/3 टोटल मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 एन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मस्ट बी प्रेफर विद इन हाउ मेनी डे फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसीजन। तो याद रखना जो फर्स्ट अपीलेट का जो जैसे ही पब्लिक इंफॉर्मेशन का डिसीजन आता है विद इन 30 डे, ठीक है, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। ओके, तो डिक्टेट 30 डे विंडो होती है जिसमें आप फाइल कर सकते हो फर्स्ट अपील को इफ द एप्लीकेंट अग्रीड बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसीजन, या फिर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। Then come to the question number 52. क्या कह रहा है हमारा 52, under the which section of income tax act can individual claim additional exclusive reduction ₹50,000 for the national pension system contribution। देखो यही 4 है, अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम के देखे हो तो 80C, 80CCD, 80CCD 1B, 80CCD 2 यही है। तो किसके अंदर है, जो हमारा 50,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा बी के अंदर, ठीक है, 80 ये हमारा बी के अंदर है। ओके, तो देखो ये हमारा बी के अंदर है 80CCD 1B। ओके, इसके में है कि एडिशनल डिडक्शन आपका हो सकता है 50,000 का, और याद रखना 80C के अंदर क्या है हमारा, 80C के अंदर है 1.5 लाख लिमिट की, अगर उसके ऊपर है तो वो हमारे 80C के अंदर आएगा। Then come to the question number 53. क्या कह रहा है, in the MS Word Excel which keyboard shortcut you to insert the hyperlink। अब इसने insert the hyperlink याद रखना कौन सा है, Ctrl+K है, ठीक है, वो हमारा शॉर्टकट है इंसर्ट करने के लिए, और Ctrl+H किसके लिए, फाइंड एंड रिफ्रेश करने के लिए। Then come to the question number 54. Under the Industry Dispute Act, term industry defined in which specific section। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी डेफिनेशन, कुछ को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 2J के अंदर हमारा इंडस्ट्री डिफाइंड है, क्या क्या है, और 2K में हमारा क्या है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट है। देखो 2J में इंडस्ट्री हो गया, सेक्शन 2K में इंडस्ट्री डिस्प्यूट हो गया, S में हमारा वर्कमैन हो गया, 2OO में हमारा रिट्रीचमेंट हो गया। ये 4-5 सेक्शन तो आप पढ़ लेना।
Then come to the question number 55. To be eligible for a bonus under the Payment of Bonus Act 1965, an employee must have worked in the establishment for not less than, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट बोनस एक्ट के लिए कब वो एलिजिबल होगा, कम से कम उसे 30 डेज काम करना पड़ेगा। ठीक है, 30 डेज अकाउंटिंग ईयर में करेगा तो वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। Then come to the question number 56. According to Trade Union Act 1926, what is the minimum age required to person to office bearer of registered trade union? याद रखना ऑफिस बेयर के लिए हमें 18 ईयर चाहिए होती है और जो मेंबर बनने के लिए आपका 15 ईयर भी इनफ है। ठीक है, तो यस 15 ईयर है, मेंबरशिप अलाउड है, पर ऑफिस बेयर के लिए आपको क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स होने चाहिए। Then come to the question number 57. Under the Employee Standing Order Act, while the substances allowed payable to the suspended workmen for the first 90 days, याद रखना फर्स्ट 90 डेज के लिए हम कितना वेजेस देते हैं, 50% ऑफ वेजेस देते हैं। अगर आपका 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, फर्स्ट 90 डे, उसके बाद अगर आपको लगता है वर्कर की कोई गलती नहीं है, उसके और जो भी रिगार्डिंग इंप्लॉयर को ही इंक्वायरी में डिले हो रहा है, तो आपको कितना देना पड़ेगा आफ्टर 90 डे, 75% ऑफ वेजेस। ठीक है, Then come to the question number 58. क्या कह रहा है, Under the railway servant discipline under the rule 1968, which standard form is issued to record deemed suspension? याद रखना वो SF2 फॉर्म में होता है कि अगर आप 48 आवर्स से, सपोज आप अरेस्ट हो गए, रेलवे में वर्किंग है, अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा अगर आप कस्टडी में रहे हो तो आप क्या माने जाओगे, डीम्ड टू सस्पेंशन माने जाओगे। ठीक है, तो देखो SF2 क्या करता है, डीम सस्पेंशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है अगर कस्टडी में 48 आवर्स से ज्यादा रहा हो तो। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 59. व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ चाइल्ड केयर लीव ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विसेज? तो कितनी है हमारी, याद रखना 730 डेज की होती है, जब तक उनके बच्चे 18 ईयर ओल्ड नहीं हो जाते। पूरी सर्विस पीरियड में आप 730 डेज की ले सकते हो। Then come to the question number 60. Under the railway hours of employment regulation, what is the standard roster hours for continuous worker? याद रखना continuous worker की बात कर रहा है। ठीक है, तो continuous worker के लिए अगर हम बात करें तो वो किसके लिए, हमारा 48 hours के लिए roster hour। ठीक है, 48 hours के लिए। ओके, तो कंटिन्यूस स्टाफ के लिए मैक्सिमम लिमिट 54 आवर्स है, लेकिन रोस्टर होता है कि एक्चुअली जो चार्ट पेपर में मेंशन होता है ना, उसे हम रोस्टर आवर बोलते हैं। तो 48 आवर्स पर वीक के लिए जो हमारा दूसरे कैटेगरी है ना, तो इसमें और स्टेचुरी का याद रखना, इनमें कम क्यों होता है रोस्टर पे, क्योंकि आपको जब किसी को हैंड ओवर करते हो, कोई ड्यूटी रिपोर्ट देते हो, तो उसमें 2-3 घंटे का वो क्या करते हैं, 4 घंटे का 5 घंटे का जो भी है वो आपको क्या करना पड़ता है, रेस्ट पीरियड होता है, तो इसमें आपको ओवर टाइम नहीं लगेगा। इसलिए याद रखना हमेशा स्टेचुरी हमेशा ज्यादा होगा रोस्टर आवर्स से, एक्चुअल वर्किंग आवर्स से। ओके, then come to the question number 61. Under the section 33 Industry Dispute Act 1947, during the pendency of any conciliation proceeding, an employer cannot alter the condition service without the express written permission of. अब इन्होंने क्या बोला कि किसकी, ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट, the authority before which the proceeding is pending, state government and high court. yes, आपको क्या करना, आप अल्टर नहीं कर सकते हो किसी भी सर्विसेज कंडीशन को अनलेस आपने जो अथॉरिटी जिसमें प्रोसीडिंग हमारी पेंडिंग है उससे अगर आपने परमिशन लिखना पड़ेगा रिटन में, जब भी आप किसी के परमिशन को मतलब कंडीशन को सर्विसेज को अल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बिना किसी उसके अगर डिस्प्यूट है विदाउट द एक्सप्रेस रिटन परमिशन अथॉरिटी बिफोर विच द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, तो प्रोहिबिटेड है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी रिटन में। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 62. क्या कह रहा है हमारा, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर मस्ट बी प्रेजेंट पर्सन एक्चुअली इंगेज्ड एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड? तो याद रखना नॉट लेस देन 1/2। ओके, यस, तो सेक्शन 2 कहता है कि नॉट लेस देन 1/2 टोटल मेंबर हमारे ऑफिस बियर, जैसे ऑफिस बियर में आपने सेलेक्ट करे तो उसमें से कम 50% हमारे एक्चुअली इंगेज होने चाहिए। ओके, then come to the question number 63. Under the Industry Employees Standing Order Act, inquiry against the suspended workman delay beyond the 90 day for reason not attributed to the workman substances allowed. अभी देखो फर्स्ट 90 डे के लिए हम कितना कर रहे थे, 50% कर रहे थे, बियॉन्ड 90 डेज के लिए हम कितना करते हैं, 75% ऑफ वेजेस का देते हैं। Then come to the question number 64. Under the Payment of Wages Act 1936, the wage period fixed by an employer shall strictly not exceed. तो याद रखना पेमेंट वेजेस आप इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, 1 मंथ से ज्यादा। वीकली दे सकते हो, हाफ मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, लेकिन
आप ये सोचो कि 45 मंथ्स का हम 45 मंथ्स के बाद वेजेस देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ है, ठीक है, तो 1 मंथ से आप नहीं कर सकते। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 65. According to Payment of Bonus Act 1965, what is the absolute maximum percentage of bonus can be paid to eligible employee accounting? याद रखना मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं 20%, मिनिमम आपको देना ही देना है 8.33% आपको देना ही देना है। Then come to the question number 66. Which specific section of Payment Gratuity Act 1972 detail the critical definition of continuous services? अब इसने पूछ लिया आपसे क्रिटिकल कंटिन्यूस सर्विसेज की डेफिनेशन, तो याद रखना सेक्शन 2 कैपिटल ए, ठीक है, उसके अंदर ये है कि कंटिन्यूस सर्विस है जिसको आपको 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए जब भी आपका ग्रेचुटी कैलकुलेट होगा। ग्रेचुटी का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है 15/26 इंटू कंटिन्यूस ईयर जो सर्विसेज करी हैं आपने उसके बेसिस पे। Then come to the question number 67. Under the Maternity Benefit Act 1961, what is the amount of medical bonus of employer must pay if no prenatal postnatal care is provided free of charge? अगर आपने कोई उसे केयर नहीं करी बिफोर द बेबी आफ्टर द बेबी तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 3500 का अमाउंट तो देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट दे सकते हो एज ए मेडिकल बोनस। Then come to the question number 68. Who serves as ex officio chairman of Employee State Insurance Corporation? Prime Minister of India, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखना यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है ना वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है जो कि हाई लेवल जो पॉलिसी डिसीजन कंसीडर करता है। Then come to the question number 69. Under the Employee Pension Scheme 1985, the maximum pensionable salary is currently capped what amount per month? Maximum कितना है? 15,000। आपको पता है पीएफ का 15,000 है तो वहीं से तो वो 8.33 वहां पे देता है, तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है 15,000 पे कैप्ड है, भले ही उसकी एक्स्ट्रा सैलरी हो लेकिन 50,000 पे ही कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? Under the Employee Compensation Act 1923, what is the minimum amount compensable payable in case of permanent total disablement? याद रखना अगर किसी को डेथ हो जाए तो 1,20,000 विच एवर द हायर, और परमानेंट टोटल डिसेबलिसमेंट हो गया मतलब उसके दोनों हाथ चले गए, वो अब परमानेंट काम नहीं कर सकता तो उसको कितना मिलेगा? 1,40,000 मिनिमम विच एवर इज हायर, रिलेवेंट फैक्टर के बेसिस पे हम इसे देते हैं। Then come to the question number 71. Under the section 28 of the Factory Act 1948, every hoist and lift must be thoroughly examined by competent person at least once in every पीरियड। तो कितने पीरियड के अंदर हम करते हैं? 6 मंथ के अंदर आपकी लिफ्ट वगैरह है प्लीज सारी चेक हमारे हर 6 मंथ में चेक होती हैं, ठीक है, सेक्शन 28 ने ये बोला है। Then come to the question number 72. Under the Mines Act 1952, no adult person employed above the ground in a mine cell we require work more than how many hours in any single day? अब इसने क्या बोल दिया आपसे कि जो भी above the ground है कोई भी adult कितने घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो आपको पता है मैक्स टू मैक्स 9 hours कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा एक दिन में, ठीक है। अगर below the ground की बात हो गई तो 8 hours per day होगा। Then come to the question number 73. Under the Factory Act 1948, the employer must appoint a welfare officer if the factory ordinary employ more than, याद रखना 500, ठीक है, 500 वर्कर होंगे तो वो कर सकता है। और 49 ने मैंडेटरी करा हुआ है, कैंटीन 250 पे, सेफ्टी ऑफिसर हमारा 1000 प्लस पे। Then come to the question number 74. Under the RTI Act 2005, what is the financial penalty imposed on a public information officer for the delaying information without the reasonable cause? अब उसने बोला बिना reasonable cause के, तो कितना फाइनेंशियल पेनल्टी? तो याद रखना 250 पर डे, मैक्सिमम 25,000 का पेनल्टी है, ओके। Then come to the question number 75. In the national pension system, what is the default life cycle fund for the private sector subscriber if no active investment choice? अगर आपने देखो इक्विटी करना है, कंपनी में करना है, अगर आपने कोई भी चॉइसेस नहीं करी तो वो डिफॉल्ट आपका उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा बेसिस ऑफ आपका कितना ईयर है, क्या है आपकी एज है, ठीक है। तो अब कौन से उसके अंदर होगा? ये होगा हमारा LC50, ओके, लाइफ साइकिल 50 के अंदर। तो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड कहलाती है ये डिफॉल्ट चॉइस है कि मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन इज 50% और उसके किसके बेसिस पर, और धीरे धीरे जैसे आपकी एज होती है ना उसके साथ ही इंक्रीज हो जाती रहती है। जैसे आपकी एज कम है तो ये हमारा बड़े ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, एज ज्यादा है तो ये डाउन होती जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट टू अंडू एंड एक्शन इज मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आपको पता है अंडू के लिए हम क्या करते हैं, अंडू के लिए हम करते हैं कंट्रोल जेड, और रीडू के लिए करते हैं कंट्रोल बाई, और कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए करते हैं, कंट्रोल एक्स हम कट के लिए करते हैं। Then come to the question number 77. Under the railway hour of employment regulation, ठीक है, तो ये होता है हमारा रेलवे सर्वेंट क्लासिफाई इसेंशियल इंटरमीडिएट, इसेंशियल इंटरमीडिएट इंटाइटल टू मिनिमम पीरियडिक रेस्ट। तो इसेंशियल का लिए हमारा कितना है, तो याद रखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अब ये इसमें कितना होगा, याद रखना 24 कंजुकेटिव आवर ऑफ ईच वीक, ठीक है, इतना आपको रेस्ट है। ओके, इंटेंसिव क्या होता है, जैसे बहुत बिजी वर्क होता है, ठीक है, जहां पे आपको काम उसमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, तो आपको कम से कम 30 आवर्स का रेस्ट देना पड़ेगा। कंटिन्यूस स्टाफ, ये काम तो ज्यादा घंटे उसमें रोस्टर पे है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे 30 है। देन हमारा जो इसेंशियल इंटरमीडिएट में सिर्फ 24 आवर्स का है। ओके, एक वीक में 24 आवर्स का रेस्ट ले सकते हो। Then come to the question number 78. क्या कह रहा है, अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स स्टैंडर्ड फॉर्म SF11। तो याद रखना है SF11 जो हम किसके लिए करते हैं, ये हम हमेशा माइनर पेनल्टी के लिए करते हैं, ठीक है, और मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा करते हैं, SF5। तो अब आपको पता है SF11 हमारा माइनर पेनल्टी के लिए, जिसमें आपका चार्जेज है, SF5 में मेजर है, और ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन SF2 में, और SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। Then come to the question number 79. Under the railway leave rules, how many day leave on average pay are credited to employee account on the 1st January and 1st July? तो मैंने अभी आपको बताया कि कितना होता है, तो yes कितना होता है, 15 day each, ठीक है, 1st जनवरी को 15 और 1st जुलाई को 15। ओके, ऐसे 30 होता है इसमें, और हाफ एवरेज पे आ जाए तो 20 याद रखना। Then come to the question number 80. Irrespective of their year of services, gazetted railway officer is entitled to how many set of privilege tickets order पर कैलेंडर ईयर। याद रखना कि जो ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए है, अगर गेजेटेड ऑफिसर में कोई हो रहा है तो उसे कितना प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स मिलेगा, उसको मिलेगा 4 सेट का, ठीक है, गैजेट हो या नॉन गैजेट हो। अब इसने आपको घुमा दिया, ये जो PTO ना वो तो आपको हर CC को 4 मिलता ही है, ठीक है, पर इसे फ्री पासिस वाला बढ़ जाता है, जैसे 5 साल से ज्यादा है तो उसे 3 मिलेगा, 5 साल से कम है तो उसे 1 मिलेगा, गेजेटेड ऑफिसर को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन जो हमारा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है वो हमारा 4 सेट सबको मिलता है, ठीक है। Then come to the question number 81. Under the Maternity Benefit Act 1961, a woman returning to work entitled how many nursing break per day until the child reaches 15? याद रखना 2, ठीक है, 2 नर्सिंग ब्रेक्स लेती है वो, ड्यूरेशन 15 मिनट्स के, और उसमें एडिशनल रेगुलर रेस्ट इंटरवल। Then come to the question number 82. If an employee's salary is 50,000 per month, bonus payable under the Payment of Bonus Act will be calculate the maximum wage. याद रखना बोनस में हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, 7,000 पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर आपको गलती ना हो जाए, अगर कोई किसी भी सैलरी अगर 7,000 पर मंथ से ज्यादा है तो उसका जो बोनस होगा वो हमेशा 7,000 पे ही कैलकुलेट होगा, विच एवर इज द हायर और द मिनिमम वेज जो भी होगा। Then come to the question number 83. Which section Trade Union Act restore the power of withdraw the cancel registration of trade union? तो कौन से सेक्शन कह रहा है, हमारा सेक्शन 10 कह रहा है, ठीक है, सेक्शन 10 बोलता है कि यस वो उसको कैंसिल कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है, अगर उसको लगा कोई फ्रॉड हो रहा है या आपने गलत इन्फॉर्मेशन देख के रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो कर सकता है। Then come to the question number 84. What is the maximum number of member that can constitute a work committee under the Industry Dispute Act? ठीक है, अब इन्होंने बोला कितने होते हैं हमारे इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं वर्क कमेटी। तो पहली बात तो ये याद रखो, सेक्शन 3 के अंदर आया पहला, 100 से अगर ज्यादा वर्कमैन होंगे तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है, और मैक्सिमम कितने होंगे, हमारे 20 वर्कर होंगे, ठीक है। तो अगर याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ वर्क कमेटी में कितने, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, ये बाइपेटाइट कमेटी है, स्टैचुरी कमेटी है। Then come to the question number 85. Under the Payment of Gratuity Act establishment,
हैविंग अ ब्रांच मोर देन वन स्टेट वो इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अब उन्होंने बोला कि अगर किसी की एक से ज्यादा ब्रांच है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या मानी जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफिस नो, सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा है तो आपको क्या है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। जैसे देखो मोर देन वन स्टेट हो गया, या फिर मेजर पोर्ट्स हो गया, माइंस हो गया, रेलवे कंपनी हो गया, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर होती है। Then come to the question number 86. Under the Minimum Wages Act 1948, employment in agriculture listed in part of the schedule. अब इसने क्या पूछ लिया कि कौन से शेड्यूल में एग्रीकल्चर है, तो याद रखना पार्ट सेकंड में। ठीक है, पार्ट सेकंड में, पार्ट वन में हमारा इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट होता है, पार्ट सेकंड में हमारा एग्रीकल्चर के लिए होता है शेड्यूलिंग के अंदर, जहां पे मिनिमम वेजेस हम फॉलो करते हैं। Then come to the question number 87. Under the employee pension scheme, central government also contribute the pension fund. Rate of contribution तो आपको पता है कितना करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 1.16% ऑफ वेजेस। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कितना करेगी? बेसिक वेज का देगी, जो भी आपका वेज सीलिंग होगा उसका 1.16%। ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन फंड में। Then come to the question number 80. क्या कह रहा है? 88. Under the Employee State Insurance Act, standard sickness benefit generally paid what percentage average daily wages? अब इसने क्या बोला है? स्टैंडर्ड सिकनेस, याद रखना एक सिकनेस बेनिफिट होता है, एक स्टैंडर्ड सिकनेस बेनिफिट होता है। तो ये आपको कितना देना पड़ेगा? 70% ऑफ वेजेज को देना पड़ेगा। तो सिकनेस बेनिफिट ईएसआई के अंदर कितना है? 70% ऑफ वेजेज है, और मैक्सिमम 91 डे थ्रू कंज्यूकेटिव पीरियड के अंदर है। Then come to the question number 89. Adult worker in a factory to 40 day. How many day annual leave with the wages under the factory? तो याद रखना 20 दिन काम करने पे वो कितना मिलता है? उसको एक मिलेगा। ठीक है, तो वो 20 दिन पे उसे एक मिलता है। तो अब कंटिन्यूस सर्विस कितनी है? 240 दिन है। तो अब देखोगे 240, ठीक है, तो 240 में अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 से तो आपका कितना आ जाएगा? 12। तो यस, उसे कितना मिलेगा? 12 डे की लीव मिलेगी एनुअल के बेसिस पे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 90. विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फंडामेंटली एक्सपेंड द डेफिनेशन इंडस्ट्री अंडर द सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट? ठीक है, तो कौन सी है? तो ये तो भी मैंने आपको बताया था, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड ए रजप्पा ने वो ट्रिपल टेस्ट करा था कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन वर्कमैन और एम्प्लॉय के साथ होनी चाहिए, देन गुड्स और प्रोड्यूस करी होनी चाहिए। तो यस, इसने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया। ओके, then come to the question number 91. Which article of the Indian Constitution direct the state to ensure equal pay for equal work both men and women? तो आपको पता है जो हमारी DPSP है वो आर्टिकल 39D कहती है कि यस आपको क्या है? इक्वली पे करना है। ठीक है, ओके। 43 क्या कहती है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को कहती है, इसमें सोशल सिक्योरिटी लॉ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 92. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेट मेजर सेंट्रल लेबर लॉ इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेबर कोड. हाउ मेनी लेगेसी सेंट्रल लेबर लॉ एक्ट सबसुम दीज कोड? तो याद रखना हमें 4 कोड बने जिसमें टोटल 29 लेबर कोड इसमें ऐड, मतलब टोटल 29 लेबर कोड को हमने क्या कर दिया? 4 लेबर कोड में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री रिलेशन कोड में हमारे 3 आते हैं, ठीक है, वेजेस में हमारे 4 आते हैं, देन एक में हमारा 13 आता है, देन दूसरे में हमारे 9 आते हैं। तो इस तरीके से 29 एक्ट को मिला के हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो देखो हमारा कोड ऑफ वेजेस में 4 है, इंडस्ट्रियल सोशल सिक्योरिटी में 9 है, ऑक्यूपेशन स्टेट हेल्थ वर्क कंडीशन में हमारे 13 है। तो इन सबको टोटल करोगे तो 29 आएगा। Then come to the question number 93. Under the RTI Act 2005, if the request involves third-party information, what is the maximum time limit of public information officer to provide the information? तो याद रखना 40 दिन है, क्योंकि आप 30 डेज का होता है ऑलरेडी, तो आपने क्या कर दिया? उसे विद इन 5 डे के अंदर क्या करेगा? उसको नोटिस देगा, रिटन नोटिस देगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो। और टोटल मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 डेज की हो जाएगी। Then come to the question number 94. If a subscriber exits the national pension system before the age of 60, what is the minimum percentage of the corpus must be used to purchase an annuity? तो अगर आप 60, देखो टायर 1 में आपका क्या है? 60 साल तक पैसा लॉक है। अगर आप 60 साल से पहले कर रहे हो तो आप सिर्फ उसका 20% ही निकाल सकते हो, और 80% क्या हो जाएगा? एन्युटी, जो आपको पेंशन फंड मिलता है ना, उसके लिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 80% ही की आपको परचेज एन्युटी बाय करनी पड़ेगी, जो मंथली पेंशन पे मिलता है 20% आप निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी 60 एज क्रॉस होगी तो आप कितना निकाल सकते हो? 60% निकाल सकते हो, जिस पर टैक्स फ्री होगा, एंड 40% आपका एन्युटी परचेज मंथली पेंशन के बेसिस पर होगा।
Then come to the question number 95. In the MS Excel, standard sorter edit the content to a selected cell. तो सबको पता है ये तो हमारा F2 होता है। F2 एक्टिव सेल पूरे एडिट मोड में ले जाती है, तो वो कंटेंट कर सकती है बिना किसी ओवर राइटिंग करे हुए एडिट सेल कर सकते हो। Then come to the question number 96. A male railway servant is granted 15 days of paternity leave. The leave must be availed within how many months from the date of delivery, failing which is the lapse. तो आपने बोला जब से वाइफ की डिलीवरी हुई है उसके विद इन 6 मंथ ले सकते हो, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, 6 मंथ के अंदर आपको ले सकते हो, उसमें आपको कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लैप्स हो जाएगी। Then come to the question number 97. Under the railway leave rule, what is the absolute maximum number of day on leave average pay that can be accumulated by railway servant? तो याद रखना 300 दिन का वो इकट्ठा जमा कर सकता है। ठीक है, 300 दिन की वो जमा कर सकता है, मैक्स 300 डे। और एनी लीव क्रेडिट बियॉन्ड दिस लिमिट, तो वो सेपरेट कैपिंग मैकेनिज्म मानी जाएगी। 300 मैक्स टू मैक्स है। Then come to the question number 98. Which standard form is issued railway servant framing charge impose the major penalty? तो मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा है? SF5 है। माइनर पेनल्टी के लिए हमारा SF11 है। ठीक है, तो ये SF5 मेजर पेनल्टी के लिए है, जिसमें आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया, ये हमारी मेजर पेनल्टी मानी जाएंगी। Then come to the question number 99. For the purpose of issuing railway pass, which of the following relation is strictly excluded from the definition of dependent family? तो याद रखना कि रेलवे इकलौता ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, फादर हमारा एक्सक्लूडेड है। ठीक है, डिपेंडेंट में नहीं आता। तो यस, अनमैरिड डॉटर आती है, विडो मदर आती है, जब तक आपका बेटा 21 साल का नहीं हो जाता जब तक वो भी आएगा, फादर नहीं आता। ओके, इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, फादर एक्सक्लूडेड नहीं है डिपेंडेंट की डेफिनेशन। Then come to the last question. The staff benefit fund in the Indian Railways dedicated fund primarily utilized for the welfare, education, distress relief of gazetted officer, non-gazetted staff, their family, retired general and union manager. तो आपको पता है ये किसके लिए? नॉन गैजेटेड स्टाफ के लिए। ठीक है, उनकी वेलफेयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन, मेडिकल डिस्ट्रेस जो उनकी फैमिली के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमें 100 पीवाईक्यू और पीवाईक्यू नहीं प्रैक्टिस सेट और दीजिए। तो आपको मुझे ऐसा लगता है अब इनफ प्रैक्टिस सेट हो गए, क्योंकि आपको पता है हमने ऑलरेडी 50 तीन पेपर किया, 150 हो गया। देन 150 हमने अलग से कर लिए। ठीक है, 300 हो गया, देन 400। अब आपके पास 400 का क्वेश्चंस का सेट है। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के करेक्ट करे हैं। देन आपको पता है हमारा नेट कोड 55 का बैच चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टा के थ्रू मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द RRB वेलफेयर इंस्पेक्टर।